चलिए तो शुरू करते हैं फिर से। हमने कहा था कि 194M और 194N ये दोनों नए सेक्शंस है। 194M क्या कहता है? 194M कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचएफ जो ऊपर 194C, 194J और 194H में कवर नहीं हो रहा है तो उसको 194M लगेगा, और 194M के हिसाब से यदि कोई भी पेमेंट वो रिसीव कर रहा है 50 लाख रुपए से ज्यादा का, तो उस पर 5% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। और 194N कहता है कि यदि कोई बैंक से विड्रॉल किया है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो जितना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाला है उस पे टीडीएस लगेगा 2% के हिसाब से। ठीक है जी। अब आइए एक और सेक्शन जो हम आपके साथ करेंगे। सेक्शन का नाम लिखेंगे मेरे साथ साथ। सेक्शन का नाम लिखेंगे मेरे साथ साथ। सेक्शन का नाम है सेक्शन 195। ये मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी पेमेंट जाता है, पेमेंट टू एनआर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है जो सीए फाइनल में, सीएमए फाइनल में ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने फिर भी बुक में इसको मेंशन कर रखा है। पेमेंट ऑफ एनआर को सारे प्रोविजन इसके दिए हैं मैंने बुक में। जिस बच्चे को पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकता है। लेकिन इसमें से एक चीज जो आपके लिए रेलेवेंट है वो मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। वो है सेक्शन 194E। ये है पेमेंट टू एनआर sportsman who is not citizen of India। कोई एनआर स्पोर्ट्समैन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, एनआर स्पोर्ट्समैन है जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उस पे ये सेक्शन लगता है। ठीक है जी। सर इसका क्या मतलब है एनआर स्पोर्ट्समैन जो इंडिया का नहीं है? मान लीजिए स्पोर्ट्समैन कौन होता है? जो गेम खेलते हैं। हम बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी, अगर मैं बात करूं कि देखो एनआर कब बनता है, एनआर दो केस में बनता है इंसान। या तो वो पिछले साल 180 दिन ना रहा हो इंडिया में। रेसिडेंट बनने के लिए दो तरीके हैं जो आपने रेसिडेंट स्टेट्स में पढ़े हैं। या तो आपको 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। और यदि आप 182 डेज नहीं रह पाए तो 60 दिन रहिए और पीछे 4 साल में 365 दिन रहिए तो आप रेसिडेंट माने जाते हैं। अब मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी पिछले 5 साल से लगातार टूर पे हैं और मैच खेले जा रहे हैं, तो वो तो एनआर बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अब इंडिया में उसकी कोई कमाई हो तो उस पर टैक्स टीडीएस काटने का नहीं कहे, वो इस सेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सर एनआर तो है लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसलिए वो इस सेक्शन में नहीं कवर अप हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बात करूं क्रिस गेल की, क्रिस गेल एनआर स्पोर्ट्समैन है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? जो एनआर स्पोर्ट्समैन है और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है उस पर ये सेक्शन लगेगा। आइए देखते हैं ये सेक्शन कहता क्या है। ये सेक्शन कहता है यहाँ पे अगर पेई, बताओ पेई कौन होगा यहाँ पे? स्पोर्ट्स पर्सन। पेई अगर अर्न इनकम बाय वे ऑफ पहला पहला लिखिए पार्टिसिपेशन इन इंडिया एक्सेप्ट WRC।
WRC में क्या कहते हैं, विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा, लॉटरी करके ये सारे गेम्स के अलावा बाकी किसी गेम में उसने अपना पार्टिसिपेशन दिया और वहां से पैसा जो है कमाया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 194E लगेगा और 194E जो है इसके प्रोविजंस यहाँ पे लगेंगे। दूसरा काम जो एनआर स्पोर्ट्समैन कर सकता है, ये एडवर्टीजमेंट कर सकता है। एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए क्रिस गेल यहाँ पे आया, रिकी पॉन्टिंग यहाँ पे आया, ये सारे कोई भी इनमें से फॉरेन जितने भी हैं ये यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे कोई ऐड कर लिया, ठीक है, तो ऐड के बदले में इनको पैसा मिलता है, ठीक है, तो पैसा जब मिला तो उस केस में टीडीएस कटेगा किस प्रोविजन के हिसाब से, 194E के हिसाब से। तीसरा काम जो ये यहाँ पे कर सकते हैं, ये यहाँ पे कोई आर्टिकल इन न्यूज़पेपर और मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में इन्होंने अपना आर्टिकल दिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इस पे टीडीएस पेमेंट रिसीव होगा, तो पेमेंट रिसीव करते समय इस पे टीडीएस कटेगा। सर टीडीएस का रेट क्या होगा इन केस में, इन केस में टीडीएस का रेट होगा टीडीएस एट द रेट 20% प्लस सरचार्ज इफ एनी प्लस एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। अब 194E जो है ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस को मिला के हम टीडीएस काटते हैं, बाकी किसी सेक्शन में नहीं काटते। 194E एक ऐसा सेक्शन है जहां पे हम अभी तक जो हमने सेक्शंस पढ़े हैं उन सब में से पहली बार मैं ये बता रहा हूं कि टीडीएस कटेगा और उस पर सरचार्ज अगर कोई लगता है तो वो भी लगाना है, एजुकेशन सेस भी लगाना है। मान लीजिए AB डिविलियर्स यहाँ पे इंडिया में आया और उसने यहाँ पे क्रिकेट खेला, आईपीएल मैच खेला और उसको वहां पे आईपीएल ने पैसा दे दिया। मान लीजिए वो अमाउंट जो है 60 लाख रुपए का है। 60 लाख रुपए पे मुझे बताए क्या कोई सरचार्ज है? हाँ जी सर है। 60 लाख पे तो पहले सीधे सीधे 20% निकालो, ठीक है, तो 60 लाख का 20% हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख पे देखो सरचार्ज जो है, सरचार्ज 50 से ऊपर कितना है, 50 से ऊपर जो है अगर आपका 51 लाख रुपए का हो गया है तो उस पर 10% का सरचार्ज लगता है, ठीक है। ऐसे ही 1 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 15% का सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ तक और 2 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 25% का सरचार्ज है, ठीक है। 25 से ऊपर है तो 37% का ये लगेगा अगर 2 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर है। तो सरचार्ज के रेट्स आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं कि 50 से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% है और 5 करोड़ से अबव 37% का सरचार्ज है। तो टीडीएस सबसे पहले आपने काटा कितना, आपने काटा टीडीएस 20% के हिसाब से, उस पर सरचार्ज लगेगा 10% के हिसाब से अगर हमने 60 लाख का एग्जाम्पल लिया है, और उसके बाद जो टैक्स का अमाउंट बनेगा उस पर एजुकेशन सेस 4% लगाना है। उतना टीडीएस काटने के बाद सरकार को जमा करना है। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। एक और सेक्शन जो मुझे आपको बताना था जो अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 192। नॉर्मली क्या होता है कि इसको पहले ही कराया जाता है बट मैंने इसलिए इसको लास्ट पे रखा ताकि एट द एंड आप थोड़ा सा टाइम इस पे डिवोट करके इसको अच्छे से समझ सकें। ये होता है पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी
लेते समय या सैलरी देते समय जो आपके प्रोविजंस लगेंगे वो सेक्शन 192 के प्रोविजंस लगेंगे। बताओ यहाँ पे पेयर कौन होगा? यहाँ पे पेयर होगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर किसी भी अपने एम्प्लॉय को, यह एम्प्लॉय, इसको थोड़ा साइड में रखता हूं मैं। जब भी ये इसको पेमेंट ऑफ सैलरी करेगा, पेमेंट ऑफ सैलरी, तो एम्प्लॉयर के लिए सरकार ने कानून बना है, एम्प्लॉयर शैल डिडक्ट टीडीएस एट एवरेज रेट if salary is taxable। ये ऐसे लिखना, if taxable salary exceeds maximum exemption limit। मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 250 तक नील तो 250 MEL हो गया, ठीक है। 3 लाख तक नील तो 3 लाख MEL हो गया। 250 किसके लिए? नॉर्मल पर्सन के लिए। 3 लाख किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। 5 लाख तक नील तो 5 लाख MEL हो गया। 5 लाख किसके लिए? सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। यदि कोई एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है किसी एम्प्लॉय को और उसकी सैलरी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के एक्सीड कर रही है तो टीडीएस काटना पड़ेगा एवरेज रेट के हिसाब से, ठीक है। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। एवरेज रेट निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी देखना पड़ेगा। और एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे? यहां पे टैक्सेबल सैलरी ले लेंगे, टैक्सेबल सैलरी ले लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी इफ एनी। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो उसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि एक ही लॉस है जो सैलरी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, वो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे प्लस अदर इनकम्स, लेकिन इसमें कंडीशन है, इफ एम्प्लॉय वांट्स टू शो, अगर एम्प्लॉय दिखाना चाहता है तो यहाँ पे उस एक्स्ट्रा इनकम पे भी टीडीएस कटवा सकता है। उसके बाद इसमें से लेस करना है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये सब करने के बाद हमारे पास आ जाती है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये तो इनकम आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम। इस पे हम निकालेंगे टैक्स। कैसे निकालेंगे टैक्स? इस पे टैक्स निकालेंगे, इस पे टैक्स निकालेंगे, स्लैब रेट लगेगा इस पे, स्लैब रेट प्लस अगर कोई सरचार्ज हुआ तो सरचार्ज लगेगा,
सरचार्ज कब कब लगता है ये अभी मैंने आपको बता दिया, 50 से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ से ऊपर, प्लस एजुकेशन सेस, ये लगना ही लगना है 4% के हिसाब से, और माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A इफ एनी। रिबेट कब लगता है बताओ? रिबेट सर तब लगता है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक हो, तो 5 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 12,500 रुपए। ठीक है, तो सरकार ने 87A में रिबेट दिया है आपको कि आप जो है अपनी टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर रिबेट ले सकते हैं 87A में। इसको लिखने के बाद आप एक चीज नीचे लिखने का नोट में, यहाँ पे लिखना नोट, पहले लिखिए उसके बाद इसको अच्छे से समझाता हूं। सेक्शन 192IA ये कहता है इफ एम्प्लॉयर एग्री टू बियर tax liability on value of perquisites such tax must be reduced from estimated tax liability। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। इसको एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ये इसका एम्प्लॉय है मिस्टर राम। मिस्टर राम को सैलरी मिलती है, कैश सैलरी, 8 लाख रुपए। इसको परक्विजिट मिलते हैं, आपने सैलरी चैप्टर में पढ़ा है परक्विजिट, बेनिफिट इन काइंड, 3 लाख रुपए के। तो टोटल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी इसकी कितनी हो गई? टैक्सेबल सैलरी 11 लाख रुपए की। और साथ में मिस्टर राम कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। मिस्टर राम ने कहा कि मेरा लॉस है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी और 60,000 रुपए का लॉस है, और मेरे डिडक्शन है कुछ अंडर सेक्शन 80C टू 80U, इनको भी कंसिडर कर लो, 1,20,000 रुपए का। ये तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। तो हम टीडीएस कैसे निकालें? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं कैलकुलेट टीडीएस, देखो आप एक, मान लीजिए एक अकाउंटेंट की हिसाब से सोचिए, आप एबीसी लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं और आपको मिस्टर राम को सैलरी देनी है। सैलरी है 11 लाख रुपए। राम कहता है मेरा लॉस है उस प्रॉपर्टी का 60,000 रुपए और डिडक्शन है 1,20,000 रुपए। टीडीएस काट के बताओ। तो टीडीएस कैसे काटोगे आप? टीडीएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले एस्टिमेटेड टोटल इनकम बताइए। आंसर, एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितनी है? एस्टिमेटेड टोटल इनकम 11 लाख माइनस
60,000 माइनस 1,20,000। ऊपर तो देखा आपने अभी कैसे निकालते हैं, एस्टिमेटेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टैक्सेबल सैलरी माइनस लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद कोई अदर इनकम है और डिडक्शन है, ये सब करके यहाँ पे एस्टिमेटेड टोटल इनकम आया मेरे पास कितना, 9,20,000 रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, अब हमें 9-20 पे टैक्स निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी ऑन 9,20,000 रुपए। कैसे निकालेंगे, स्लैब रेट लगाएंगे अप टू 2,50,000 रुपए नील। अच्छा, 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में बताओ कितना आएगा, 5% के हिसाब से 12,500। अब 5 लाख से लेकर 9,20,000 तक बताओ कितना आएगा, 20% के हिसाब से वो आएगा सर 84,000। कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बताइए टोटल टैक्स कितना आया, इन दोनों को मिलाइए 96,500। उसके बाद इस पे जोड़िए एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। बताओ एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से लगेगा तो कितना आएगा, वो आएगा सर 96,500 का 4%, 3860, 3860 इन दोनों को मिला लीजिए प्लस 96,500 तो वो आया 1,00,360। ये आया मेरा टीडीएस डिडक्टेबल, जितना मुझे टीडीएस काटना है इसको मैं बोलूंगा टीडीएस डिडक्टेबल, ठीक है। अब ये पूरे साल का टीडीएस है, ये पूरे साल का टीडीएस है, तो मुझे हर महीने सैलरी पे करना पड़ेगा। अब लास्ट में तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि चलो एक साल एक साथ में सारा टीडीएस काट दूंगा कि लास्ट महीने की सैलरी ही ना दूं, ठीक है, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कैसे करूं मैं सर, हर महीने टीडीएस काटना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए हर महीने कितना काटूं, सिंपल सा तरीका है 1,00,360 डिवाइडेड बाय 12 महीना, तो इसको मैं बोलूंगा एवरेज रेट ऑफ टीडीएस। तो वो कितना आया, इसको डिवाइड बाय 12 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 12 वो आया सर मुझे हर महीने 8,363.33 रुपीज का टीडीएस काटना पड़ेगा राम की सैलरी से। अब ये तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब एक चीज गड़बड़ जो मैंने आपको नोट में लिखवाया, नोट में जो मैंने आपको लिखवाया उसका क्या मतलब है, 192 IA सेक्शन कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने कहा कि इसकी फैसिलिटीज पे मैं टैक्स बेयर करूंगा तो क्या होगा। तो सर क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर आपको याद होगा कि आपको मैंने एक सैलरी चैप्टर में सेक्शन पढ़ाया था बदले की आग, उसमें क्या होता था कि अगर एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देता है, परक्विजिट देता है, जहां पे हमने एक एग्जांपल लिया था, राम को एक बंगला दे दिया और एक गाड़ी दे दी, तो राम को उस फैसिलिटी पे परक्विजिट पे टीडी टैक्स लाइबिलिटी देना पड़ता था, ठीक है। अब मालिक ने कहा कि चलो कोई बात नहीं तुम जाके रहो, मैं इस पे टैक्स बेयर करता हूं, तो उस केस में क्या होगा कि वो टैक्स राम से नहीं लिया जाएगा, वो मालिक से लिया जाएगा। ऐसा ही ये 192 IA सेक्शन है, ये कहता है कि यदि कोई टीडीएस फैसिलिटी, अब इसी में लिखना क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल नंबर 2 लिखो इसी में, सपोज इन एग्जांपल नंबर 1 ए लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड था हमारे पास, एबीसी लिमिटेड wants to bear tax liability on perquisites
तो अब तो 3 लाख रुपए पे 3 लाख जो परक्विजिट मिले थे, देखिए सैलरी कितनी थी राम की, सैलरी थी सर यहाँ पे 8 लाख प्लस 3 लाख, 3 लाख पे मालिक कहता है कि मैं टैक्स बेयर करूंगा, राम को टैक्स बेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, टैक्स बेयर करेंगे। तो आंसर इस केस में कैसे निकालेंगे, आंसर लिखना, हमें जो 3 लाख का ये फैसिलिटी है उसको एक्सक्लूड करना है। तो हमें देखना है कि 3 लाख पे टैक्स कितना बनता है, वो हम हटा देंगे। हम देखेंगे टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स इज इक्वल टू टोटल टैक्स कितना था, 1,00,360 मेरा टोटल टैक्स था। और ये कितने पे हमने लगाया था, ये लगाया था हमने, इनकम थी 9,20,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम। अब मुझे बताइए इसमें से 3 लाख रुपए पे कितना टैक्स बनता, इसको निकालेंगे तो सिंपल सा तरीका है, टोटल टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। तो 1,00,360 डिवाइडेड बाय 9,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, तो वो आया 32,726, 32,726 रुपए का टैक्स एबीसी लिमिटेड कहता है कि हम बेयर करेंगे। अब मुझे बताइए टोटल टैक्स है 1,00,1,00,360, ये टोटल टैक्स है, इसमें से बेयर करेगा एबीसी लिमिटेड 32,726। तो मुझे बताइए मिस्टर राम कितना बेयर करेगा, 1,00,360 माइनस 32,726, तो मिस्टर राम बेयर करेगा सिर्फ 67,634। अब इस केस में एवरेज रेट चेंज हो जाएगा, एवरेज रेट कैसे चेंज हो जाएगा, 67,634, तो ये तो एक पूरे साल का है, 12 महीने का। तो मुझे बताइए एक महीने का कितना आएगा, एक महीने का आएगा 5,636। तो इतना टैक्स इसको हर महीने टीडीएस काटना पड़ेगा राम की सैलरी से। ठीक है यहां तक बात। अब ए लिमिटेड जो है, एबीसी लिमिटेड जो है, एबीसी लिमिटेड क्या करेगा, एबीसी लिमिटेड टीडीएस इसको काटना है 1,00,360, ये टोटल टीडीएस इसको काटना है। ठीक है, इसमें से ये खुद कितना बियर करेगा, ये खुद बियर करेगा 32,000 खुद बियर करेगा ये 32,726। और बाकी कौन बियर करेगा, 67,634, ये बियर करेगा कौन, मिस्टर राम। ये इसको डिडक्ट करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम राम बियर्स। इसका मतलब है कि खुद बियर कर रहा है 32,726 और राम से कितना डिडक्ट करेगा, राम से डिडक्ट करेगा 67,000 रुपीज। अब सरकार को जमा कितना कराएगा, ये जमा कराएगा डिपॉजिट, डिपॉजिट पूरा जमा कराएगा 1,00,360। ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट कितने का इशू करेगा, टीडीएस सर्टिफिकेट पूरा 1,00,360 का इशू करेगा। ठीक है, और ये जो राम है यहाँ पे, राम बाबू को पूरा 1,00,360 का क्रेडिट मिलेगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी से। टीडीएस का बराबर 1,00,360 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी से मिस्टर राम को। बताओ यहां तक समझ में आया, हाँ जी सर। मतलब कि कौन काटा, किसने काटा, किससे काटा, कोई मतलब नहीं है, जमा कितना कराना है, जो एक्चुअल टीडीएस है 1,00,360 जमा कराना है, डिपॉजिट करना है, इतने का टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है राम को। अब इसमें से किसने कितना काटा, कितना बियर किया, वो अलग चीज है, उसको नहीं देखना। ठीक है, हाँ अगर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है वैल्यू ऑफ फैसिलिटी पे, तो उस केस में क्या होगा, एवरेज रेट हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पहले केस में कहा था कि एग्जांपल नंबर 1 में
हमने देखा था कि टीडीएस जो मंथली हम काटेंगे 8,363 रुपए काटेंगे, लेकिन यहाँ पे इस केस में 5,636 रुपए का टीडीएस हमने पर महीने काटना है। एक और छोटा सा सेक्शन है, इसको साथ साथ में निपटा देंगे, उसके बाद कहानी खत्म। छोटा सेक्शन है, इसको साथ साथ में निपटा देंगे। सेक्शन 192A, पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ, ये भी सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी में आपने पढ़ा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है एक। अगर आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम आरपीएफ, अमाउंट आपने विड्रॉ किया है आरपीएफ से, तो आपके लिए क्या केसेस हैं इसके लिए, आपके लिए क्या कानून है? दो चीजें सरकार ने कहा, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, इट इज एग्जेम्प्टेड। तो सर यहां पे डालने की क्या जरूरत है? कंडीशंस अप्लाई इफ completed years of service is 5 years or more। अगर आपने काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे ज्यादा, तो आप जब आरपीएफ को विड्रॉ करोगे तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। हाँ, अगर इफ completed years of service is less than 5 years, आपने 5 साल से कम टाइम के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो सरकार ने कहा इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। और जैसे ही टैक्सेबल हो गया, आपको एक और कंडीशन देखना पड़ेगा। टैक्सेबल होने के बाद आपको एक और कंडीशन देखना पड़ेगा, इफ अमाउंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 50,000 रुपए, देन TDS at the rate 10% shall be deducted। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई 192A में आता है, पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ निकाल लेता है, तो सरकार ने इसको कहा कि अगर 5 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए आपने काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिस इज एग्जेम्प्टेड। हाँ, अगर तुमने इसके अदरवाइज 5 साल से कम टाइम के लिए काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल होने के बावजूद भी इस पे टीडीएस नहीं कटेगा तब तक जब तक कि अमाउंट 50,000 या उससे एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, जब तक अमाउंट 50,000 या उससे एक्सीड ना कर जाए। बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बोलो ना। हाँ, हाँ जी सर, आ गया। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं असेसमेंट ईयर 2021 में। इसमें कुछ चेंज आए हैं असेसमेंट ईयर 2021 में, उसको मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ। बाकी ये मीटिंग खत्म होती है, दोबारा कोई मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, दिस इज द लास्ट मीटिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। असेसमेंट ईयर 2021 से जो चेंजेस आई हैं, चेंजेस इन 192A, सॉरी इसमें नहीं आए, वो 194 में ए में है, इसको आप भूल जाइए, आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, बाकी हम उसके बाद अपनी मीटिंग को समाप्त करते हैं। हाँ जी, बताइए जल्दी से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। नहीं है किसी को?
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू. ओके सर.